नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। हमारे वननेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए ऑप्टिक्स सिलेबस है जो हम लोग पार्ट 3 वीडियो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 वीडियो में आप लोग देखिएगा कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है पार्ट 3 वीडियो में। तो हम लोग यहाँ पर सिद्ध करेंगे F बराबर r/2 और दर्पण सूत्र को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग F बराबर r/2 को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर r/2 होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जब भी आएगा बोर्ड में या तो 1 मार्क्स या तो 2 मार्क्स। 1 मार्क्स तो एकदम कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर r/2 होता है। तो सबसे पहले एक हम अवतल दर्पण बनाएंगे। तो अवतल दर्पण कहता है कि वैसा गोलीय दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलर किया हुआ हो, मतलब बाहर की सतह पर रंगा हुआ रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। और इसको फिर पेप्सी किया, PFC। पेप्सी का मतलब ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। ठीक ना, पोल, फोकस लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ के बाद देखिए हम लोग F बराबर r/2 सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ के बाद देखिए हम लोग, अब आप लोग यहाँ पर इसका प्रॉपर्टीज होता है कि अगर कोई भी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण चलता है, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण चलता है तो वो फोकस से होकर गुजरेगा। कहां से होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इसका कि अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरण चलता है तो वो फोकस से ही होकर गुजरेगा। कहीं से ये लाइन जाए, मान लो यहां से लाइन आ रहा है तभी फोकस से आएगा, अगर यहां से लाइन आ रहा है तभी फोकस से आएगा, यहां से भी लाइन आ रहा है तभी फोकस से आएगा। मतलब कहीं से भी आएगा लाइन, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर चल रहा है तो वो फोकस से ही होकर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखिए हम क्या करते हैं, जहां से ये परावर्तन हो रहा है इस पॉइंट को हम लोग A नाम दे देते हैं। और यहाँ के बाद देखिए C बिंदु को A बिंदु से हम क्या कर रहे हैं? मिला दे रहे हैं। C बिंदु को A बिंदु से क्या कर रहे हैं? मिला दे रहे हैं। डॉट डॉट लाइन से हम लोग इमेजिंग किए हैं, कल्पना किए हैं कि ऐसा हम लोग किए हैं काम। ठीक है, और इस वाले एंगल का नाम हम कोण 1 दे दें, और इस वाले एंगल का कोण 2, और इस वाले एंगल का कोण 3 मान देते हैं। ठीक है, हम माने हैं ऐसा। और ये दर्पण का कुछ नाम है एमएन हम नाम दे देते हैं। अब बात आता है, आप लोग जानते होंगे कि ध्रुव से फोकस की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, और इसे हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र इस वाले दूरी को, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या यानी कि स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ के बाद आप ध्यान दीजिएगा, बात आता है कि इसको अब हम माना कि आजकल लेट चलता है। लेट मतलब माना कि, मतलब माना कि लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो आप कुछ नहीं, जो जो काम किए हैं इसमें वही को आप क्या कीजिए, लिखिए यहाँ। ठीक है, जैसे हम कहेंगे माना कि लिखने के लिए, हम पहले 2 बार बोल लेते हैं, आप लोग समझिएगा, बहुत आसान है माना कि लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर माना कि लिखना बेहद ही आसान है। पहले तो सबसे पहले बोलेंगे माना कि n क्या है? अवतल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए तो मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जा रहा है, जिसमें मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। फोकस से होकर क्या करता है? गुजरता है। और C बिंदु को A से मिलाया, और C बिंदु को क्या किया? A बिंदु से मिलाया। और ज्यादा 1-2 लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ध्रुव से फोकस की दूरी को हम लोग स्मॉल f कहते हैं, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग स्मॉल r यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप 1-2 लाइन चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितना काम के लिए है उतना हम लोग बता देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर
समानांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है। और इसी में कहेंगे और सी बिंदु को, देखिए तो सी बिंदु को क्या कहें, ए से मिला, और सी बिंदु को ए से मिलाया। देखिए शुरू हम बोल रहे होंगे, माना कि तो लग रहा होगा बहुत छोटा, लेकिन लिखे तो 3-4 लाइन पहुंच ही जाता है। आप चाहें तो 2-3 लाइन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना काम उतना मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ के बाद बात आता है कि इसको प्रूफ कैसे करें कि F बराबर R/2 होता है। तो प्रूफ करने के लिए 2-3 बात इसमें कॉमन है, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से डेरिवेशन को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। यहाँ के बाद देखिए, आप लोग परावर्तन के नियम पढ़े हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े होंगे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब पहला नियम में पढ़ा कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये वाला मान के क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण। यहाँ के बाद देखिए, इस वाले मतलब ये वाला जो वैल्यू है, इस वाले वैल्यू का क्या होता है, बराबर होता है। मगर ये वाला वैल्यू अगर मान लीजिए 30 है, तो ये भी वैल्यू क्या होगा, 30 होगा। बात समझ में आ रहा है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो यहाँ के बाद बात समझते हुए चलेगा। देखिए हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण क्या, 2। देखिए हम कह रहे हैं कि कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के बराबर है। कौन नियम से, तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। बात समझ में आ रहा है। कोण 1 बराबर कोण 2 कैसे बराबर हो गया, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अगर इसी फिगर को हम ऐसे पलट कर खड़ा करेंगे, अगर ये राउंड है, गोल है, तो इसी को अगर खड़ा करेंगे तो ये वाला ऐसे फॉर्मेट में आएगा कि नहीं, और आएगा तो देखिए तो डॉट डॉट लाइन वाला, ये डॉट डॉट लाइन वाला है, इसी को हम क्या किए, खड़ा कर देंगे। अब खड़ा करने के बाद देखेंगे तो इसका एक नाम दिया है मैंने 1, और इसका नाम क्या दिया है 2। तो हम कह रहे थे कि आपतन कोण का पहले का नियम में बताया था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर। मतलब ये वाला वैल्यू तो क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए कोण 1 बराबर कोण क्या, 2, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। बात यहाँ तक में कोई डाउट है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक लाइन को समझते हुए चलिएगा। अब यहाँ के बाद देखिए, हम लिख रहे हैं कोण 1 बराबर कोण 3। अब 1 बराबर कोण 3 कैसे हुआ, तो आप लोग एकांतर कोण का नाम सुने कि नहीं, और नहीं सुने तो यहाँ पर सुन लीजिए कि एकांतर कोण किसको कहते हैं, ठीक है। इस तरह का अगर कोई फिगर है, तो यहाँ पर देखिए कि एकांतर कोण यहाँ पर एक दूसरे के जो विपरीत एंगल बनाता है ना, एक दूसरे के जो विपरीत एंगल बनाता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत कोण बनाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। लेकिन एकांतर कोण जो है 2 वैरायटी के होता है, ठीक है। एकांतर कोण कितने तरह का होता है, 2 तरह का, एगो अंत एकांतर होता है, एगो बाह्य एकांतर होता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं फिगर में कि अभी अंत एकांतर होता है। बाह्य एकांतर कहेंगे तो मतलब ये वाला एंगल के बराबर ये वाला एंगल होगा। बात समझ में आ रहा है, ये एंगल के बराबर ये एंगल, और अंत में ये वाला एंगल के बराबर ये एंगल। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कोण 1 बराबर कोण 3। बताइए तो, मान लेते कि ये जो लाइन है ये ऊपर वाला और नीचे वाला मुख है, तब बिल्कुल हूबहू इसी तरह से लग रहा है कि नहीं, बना दो उसी तरह से, हम उसी तरह से लग रहा है कि नहीं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, मतलब 1 वाला एंगल और 3 वाला एंगल। तो हम कह सकते हैं कि अंत एकांतर कोण से कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा ना। काहे कि एकांतर कोण 2 तरह के बताएं कि एगो बाह्य एकांतर, एगो अंत एकांतर। तो अंत एकांतर से हो सकता है कोण 1 बराबर कोण 3। एक दूसरे के अगर विपरीत कोण बनाएगा तो उसको हम लोग अंत एकांतर कहेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे कोण एक बराबर कोण 3 अंतर एकांतर कोण से, अंतर एकांतर कोण से, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। अब यहां के बाद देखिए अब हम कुछ त्रिभुज के नाम लिखेंगे। आप लोग त्रिभुज को देखिएगा, फिगर पर गौर कीजिएगा कि वो त्रिभुज में है या नहीं। यदि सॉरी यहां पर नहीं, त्रिभुज ए त्रिभुज करे पड़ेगा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ACF से, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज ACF से, ठीक है। यहां के बाद देखिए समद्विबाहु त्रिभुज AFC से, तो आप लोग जानते हैं कि समद्विबाहु का मतलब क्या, सम का मतलब बराबर, द्वि मतलब दुगो, बाहु मतलब भुजा। मतलब अगर कोई ऐसा त्रिभुज हो जेकरा में सम मतलब बराबर, सम मतलब क्या बराबर, द्वि मतलब दू और बाहु मतलब भुजा, मतलब दू व भुजा अगर समान होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो मैंने यहाँ पर एक फिगर त्रिभुज का नाम लिखा है ACF। तो यहाँ पर जरा सा ACF पर गौर कीजिएगा, ए ये है और सी ये है, फिगर को नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मोटा हो जाएगा ये ACF, ठीक है। तो ये वाला हम मान के चलते हैं ना कि ये वाला एंगल के क्या है, इक्वल। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने लिखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ACF से। क्यों, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब अभी आपको समझाएं, जिसमें दो भुजा आपस में बराबर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये वाला भुजा क्या है, इक्वल है। इसीलिए क्या AF बराबर क्या, AF बराबर CF, ठीक है, AF बराबर क्या, CF। अब यहां के बाद एक लाइन और मैं लिखूंगा, यदि A बिंदु P के निकट हो, बात को समझिएगा। कह रहा कि जो A बिंदुआ है ना, P के निकट लाइए। किसके निकट लाइए, P के निकट। तो P के निकट कब आएगा, जब ये लाइन यहां से चला जाए, यहां से अगर चला कर देखेंगे तो लगेगा कि हाँ लगभग निकट आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आप लोग समझिएगा, ये बिंदु को लाने के लिए क्या, और किरण को ये वाला चलाने की क्या जरूरत है, नीचे से चलाने की जरूरत है। तो देखिए हम इसको पेप्सी पिया देते हैं, PFC। अब देखिए यहाँ से अगर ये वाला लाइन ऐसे चला रहे हैं, हम जानते हैं कि कैसो अगर कोई लाइन आता है, अगर मुंह खच के समानांतर आता है तो फोकस से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। देखिए तो यहाँ से फोकस से होकर गुजर रहा है, एक मिनट जा रहा है, देखिए तो फोकस से होकर गुजर रहा है कि नहीं, कोई भी अगर मुंह खच के समानांतर जाएगा तो वो कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से। अब देखिए अगर A बिंदु P के निकट होगा तो ऐसा नहीं लग रहा कि जब A बिंदु जब E होगा तो E वाला लाइन के E वाला लाइन लगभग में बराबर हो जाता है। देखने में तो दूरियां नहीं लग रहा, यहाँ से यहाँ की दूरी जितना होगा यहीं से यहाँ की दूरी उतना ही होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि E वाला दूरी का क्या होता है, बराबर होता है। मतलब PF जो है AF के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जब निकट में आएगा तब इक्वल होगा, ठीक ना। ये वाला डिस्टेंस जब ऊपर से ये जो चल के नीचे आता है तब ये वाला इक्वल होगा, ठीक ना। तो हम इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर F इज इक्वल PF, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए कैसे आ रहा है PF। अब देखिए तो दोनों का LHS लग रहा है कि बराबर है, दोनों का LHS AF है, मतलब AF के बराबर CF भी कर सकते हैं, AF के बराबर क्या कर सकते हैं, PF भी कर सकते हैं। तो जब ये दोनों बराबर है, दोनों के LHS, तो इसीलिए दोनों के RHS क्या करेंगे, PF बराबर CF, ठीक ना।
पीएफ बराबर क्या, जब दोनों के एलएचएस बराबर है हम कह सकते हैं कि एफ को हम सीएफ कर सकते हैं, और इधर कह रहा है कि एफ को पीएफ भी कर सकते हैं, मतलब एफ के बराबर ये दोनों है, तो इसलिए दोनों को आपस में क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब यहां के बाद देखिए, अब बताए थे यहां के बाद देखिए जब बराबर हो गया तो पीएफ बराबर है सीएफ, मतलब पीएफ की जितना वैल्यू आएगा उतना ही भी सीएफ की वैल्यू होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर मान लीजिए इसको पीएफ की वैल्यू 5 आती है तो सीएफ की वैल्यू भी क्या आएगी, 5 आएगी। अगर 10 आएगा तो इसका भी क्या आएगा, 10। तब भी नोट दैट यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पी से एफ की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एफ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पीएफ बराबर स्मॉल एफ, और जब पीएफ बराबर स्मॉल एफ हो सकता है तो सीएफ बराबर स्मॉल एफ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सीएफ बराबर भी क्या, स्मॉल एफ। अब यहाँ के बाद देखिए तो स्मॉल एफ आ गया, बात आता है कि हम लोग एफ बराबर r/2 लाना है, तो r के लिए क्या करना पड़ेगा, हम बता रहे थे कि P से C की दूरी को हम क्या करते हैं, r, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, PC लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल का कि हमको r लाना, PC इज इक्वल, अब ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, PF प्लस CF करेंगे तो 2r आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे, अपना मन से यहाँ पे कर रहे हैं, PF प्लस क्या CF, ये यहां तक था ऊपर, ये अपना मन से इक्वेशन को लिखना, इस समीकरण को अपने मन से चलाना, क्योंकि हमको इतना लाना, ठीक ना, PC प्लस PF प्लस CF। अब देखिए PC की वैल्यू कितना है, P से C की दूरी को स्मॉल r, तो स्मॉल r आप लिखिए, और देखिए तो PF की वैल्यू अभी बताएं क्या होता है, स्मॉल f, और CF की वैल्यू क्या है जी, स्मॉल f। तो बताइए r बराबर कितना, 1f कितना, 2f, बताइए 2/f के गुना में 3 आएगा तो काजी में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को पलट देते हैं, f को इस तरफ ले आते हैं, f को इस तरफ ले आते हैं, इसी को पलट देते हैं, f को इधर ले आते हैं, f बराबर r/2 को इधर कर दें, मतलब ये भी लिख सकते हैं या तो ये भी लिख सकते हैं। हमको यही लाना था कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि f बराबर r/2 होता है। देखिए तो f बराबर r/2, f बराबर r/2, ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात एक ही है। तो आप लोग कॉपी पे नोट कीजिए, तब तक हम लोग क्वेश्चन दूसरा रब करके इसको करते हैं, तब तक आप नोट कीजिए। तो आप सब ने इसको नोट तो कर ही लिया होगा, तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन पे। दर्पण सूत्र आज हम लोग यहाँ पर सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो अब इसे हम रब कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग दर्पण सूत्र यहां से हम लोग सिद्ध करें, ठीक ना। तो चलिए अवतल दर्पण में गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, आज इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। तो इस वाले डेरिवेशन को आप लोग बढ़िया से समझिएगा, पिछले बार की तरह नहीं है कि शॉर्ट चलेगा, थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन बढ़िया से समझिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, और लाइक का बटन दबाना ना भूलें, ठीक ना। यहाँ के बाद देखिए मैंने लिखा कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक है, ये दर्पण सूत्र है। क्या है, दर्पण सूत्र है, ठीक ना। अब यहाँ पर से मैंने देखिए अवतल दर्पण यहाँ से बना रहे हैं सिद्ध करने के लिए, ठीक ना। ध्यान से फिगर को देखिएगा।
इसको पेप्सी पियाओ पिछले बार की तरह ही। और आप लोग को पता होगा कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर अनंत और सी के बीच में रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज सी और एफ के बीच में रहेगा। तो यहाँ से कोई किरण चलाए और यहाँ से आके यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, ठीक है। इस वाले को हम लोग ए नाम दे देते हैं, इसको आर और सी को डॉट डॉट लाइन से क्या करें मिला देते हैं, ठीक है। इस वाले एंगल को हम लोग थीटा मानते हैं, इस वाले एंगल को भी थीटा मानते हैं, और इसको अल्फा, इसको गामा, और इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा, ठीक है। हम सारे का एंगल मानिए, इसको थीटा माने, इसको भी थीटा माने, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, ठीक है। और रहा बात माना कि लिखने वाला, बस वही जो पिछला बार लिखवाए थे उसी तरह से माना कि ये मैंने का अवकल दर्पण है जिसमें अनंत और सी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज सी और एफ के बीच में बनता है, मतलब प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। और सी बिंदु को ए से मिला दिया, और चाहे तो आप 2-3 लाइनें बढ़ा सकते हैं। यहाँ से स्मॉल एफ, ये वाला पिछले बार की तरह इमेज यहाँ प्रतिबिंब बना था, प्रतिबिंब को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, इसलिए इसको भी कर सकते हैं। और सी के लिए हम लोग जानते हैं स्मॉल आर। आप चाहे तो 1-2 लाइन इसके बारे में, यहाँ से यहाँ की दूरी को ऑब्जेक्ट यानी कि यू करते हैं तो स्मॉल ई। आप चाहे तो 1-2 लाइन इसके बारे में, पी से एफ की दूरी को स्मॉल ए, पी से आई की दूरी को भी, पी से सी की दूरी को, इस तरह से आप 1-2 लाइन बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने माना कि मैं यहाँ पर नहीं लिखाऊंगा, आप चाहे खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ के बाद देखिए, यहाँ तक तो कर दिए। अब यहाँ के बाद कुछ हम त्रिभुज के नाम लिखेंगे। आप त्रिभुज पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात है कि सबसे पहले फिगर को आप लोग कॉपी पर नोट करते हुए चलिए, क्योंकि फिगर यहाँ पर गंदा होने वाला है। फिगर ही पर हम लोग बार उस पे लिखेंगे गंदा हो जाएगा, तो आप फिगर को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके चाहे वीडियो को पॉज कर दे, ठीक है। फिगर गंदा होगा। अब यहाँ पर कुछ त्रिभुज का नाम लिख रहे हैं, माना कि खुद से आप लोग यहाँ पर नोट कीजिएगा। 3 से 4 लाइन जो भी लिखना चाहते हैं खुद से लिख लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ से हम डायरेक्ट चलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ के बाद देखिए, हम कुछ एंगल का नाम लिख रहे हैं। त्रिभुज AOC से, त्रिभुज AOC से। तो सबसे पहली बात आती है कि त्रिभुज AOC है कहाँ, तो AOC को कस के पकड़िए। A पॉइंट यहाँ है, O यहाँ है, C यहाँ, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इसी को आपको कहा है कि पकड़िए खाली, बस इसी से हमको भी मतलब है। बाकी फिगर घरे जाके सूते चाहे कुछ करे, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको जितना से मतलब है सिर्फ उसी को पकड़ेंगे, ठीक ना। बाकी इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम मैंने लिखा AOC, तो सिर्फ AOC पर आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक ना। AOC क्लियर है आपका, तो आगे आपका हर डेरिवेशन क्लियर होता चलेगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए AOC को देख लीजिए आप लोग कि AOC यहीं पर है। उससे पहले कुछ छोटा सा बात है, देख लीजिए। अगर छोटा सा बात नहीं समझ में आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर एक कोई त्रिभुज बनाया, ठीक है, इस तरह से। और त्रिभुज बनाया, मैंने कुछ नाम भी दे देता हूँ, A B C D, ठीक है। और यहाँ पर मैं पूछूं कि बताओ जी अंता कोण कौन है। अंता मतलब क्या, अंदर वाले कोण, ठीक है। तो अंता कोण बताए कि ये है, बी है, सी है। लेकिन मैं पूछूं कि बाह्य कोण कौन है जी। बाह्य कोण का मतलब होता है बाहर का कोण। बाह्य का मतलब क्या, बाहर का कोण। तो बाहर का कोण क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। आप थोड़ा सा मैंने कुछ यहाँ पर लिखूंगा तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बाह्य का मतलब बाहर का कोण। हम बोलेंगे बाह्य कोण से तो आप लोग समझिए कि बाहर के कोण से, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ और फिगर हम लिख लेते हैं। आपसे पूछा है कि बाह्य कोण इसमें कौन है जी, तो मैं दे देता हूँ PQRST, ठीक है। तो बाह्य कोण आप बताइए, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य कोण। अगर और भी किसी तरह का कोई भी फिगर हो, कैसा भी फिगर हो, पूछेंगे आपसे कि बाह्य कोण बताता, आपको एक ही बात ध्यान में होना चाहिए कि बाहर वाला कोण क्या ऐसा ही हो सकता है, ठीक ना। तो बाहर वाला कोण रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य कोण कहेंगे। तब यहाँ पर देखिए AOC का बाह्य कोण कौन है,
क्या जरा सा ए ओ सी पर ध्यान तो दीजिए जरा सा, ए ओ सी, ए ओ सी, आओ कहीं पर लाइन जा रहा है देखिए तो ए ओ सी, ए ओ सी का बाई से कौन क्या लग रहा है, बिट्टा नहीं लग रहा। यहाँ पर फिर से हम उसको बाहर निकालते हैं ए ओ सी को, क्लियर से क्लियर आप लोग करते हुए चलेगा, ठीक है। देखिए तो बिल्कुल ऐसा ही ए ओ सी है, ए ओ सी, मैंने इसका नाम दिया था ठीक ठाक, और इसका नाम अल्फा और इसका बीटा, ठीक है। इसी तरह से मैंने नाम दिया, इस तरह से एंगल और बताया अभी बहिष्ठ का मतलब बाहर के कोण को पकड़िए और अंदर वाले कोण का योग के क्या होता है, वो बराबर होता है बहिष्ठ का। मतलब ये दोनों अंदर वाले कोण को अगर योग है मतलब जोड़ेंगे तो बाहर वाले कोण का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो बहिष्ठ कोण कौन हो जाएगा, बीटा, बाहर निकालने की फिगर को देखिएगा, बीटा इज इक्वल, अंदर में कौन कौन से कोण है जी, अल्फा और क्या है, थीटा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अल्फा प्लस क्या, थीटा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? चलिए अब इसी को सॉल्यूशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस थीटा को हम लोग इस तरफ मिलाते हैं, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं, खाली इसको इधर कर देना, इसको इधर कर देना। क्यों कर रहे हैं आपको पता चलेगा, डायरेक्ट करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो सकता है। अब देखिए थीटा यहाँ पर प्लस है तो थीटा प्लस, बीटा इस तरफ क्या है प्लस तो प्लस, और अल्फा पर क्या प्लस, तो इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। मतलब थीटा की वैल्यू आ गई जी, क्या थीटा की वैल्यू आया कितना, बीटा माइनस अल्फा। अब यहाँ के बाद में अगेन चलूंगा, अगेन यानी कि फिर से कुछ त्रिभुज का नाम लिखूंगा। अब कुछ त्रिभुज के नाम लिखे तो त्रिभुज पर आपका सिर्फ ध्यान होना चाहिए, वो त्रिभुज का आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि वो त्रिभुज है कहाँ। अगर आप त्रिभुज को पकड़ लेते हैं तो आप इसको भी पकड़ लीजिएगा, ठीक है। अगेन अब अगेन में त्रिभुज का हम नाम लिख रहे हैं ए ओ आई, त्रिभुज ए ओ आई से, ठीक है, अगेन के सेक्टर में, ठीक है, ये अगेन में चल रहा है ए ओ आर, बाकी क्या है नहीं है उससे हमको मतलब नहीं, सिर्फ ए ओ आर। तो ए वाली पार्ट्स ओ और आई वाले पार्ट्स, यहाँ मतलब इतना दूर की बात चल रही है भाई, ये पूरा पार्ट चल रहा है ना। तब ए ओ आई का ध्यान दीजिए, ए ओ आई में बहिष्ठ कोण कौन सा है, तो गामा, कौन है, तो गामा। तो गामा पर ध्यान दीजिए आप, गामा इज इक्वल टू, बताए कि अंदर वाले भुजाओं का योग, अंदर वाले भुजाओं का योग। तो अब सब कहेंगे ए ओ आई, तो अंदर वाले भुजा में क्या क्या है, एक चिट्ठा यहाँ पर एक चिट्ठा यहाँ पर, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, दो चिट्ठा, आई का क्या है अल्फा, तब लिख देंगे अल्फा प्लस चिट्ठा थीटा, ठीक है। अब जितना के मन में दिमाग में आ रहा है यही बात की बीटा काहे नहीं लिए, यही तो अंदर ही है, काहे नहीं भाई लिए। तो हम यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं समझा, यहाँ पर थोड़ा सा हमें डाउट क्लियर होगा। त्रिभुज ए ओ आई, आपको ऐसा नहीं कहा जा रहा है ए ओ आई कहा जा रहा है, ना कि ए ओ सी। इसको हम क्यों शामिल करें, ये बीच में है तो रहने दें, ताकि कितना के मन में सवाल आ रहा हो कि इसको तो ठीक है सर आप नहीं लिए, तो यहाँ पर दोनों ठीक ठाक काहे ले लिए, तो यहाँ पर इसलिए लिए कि दोनों ए ही पर कनेक्ट है, दोनों ए ही पर न जुड़ा हुआ है। ये तो दो भाग में डिवाइड कर रहा है, लेकिन एक चिट्ठा इसको नाम दिए इसको ही नाम दिए, तो ए ही पर नहीं पूरा कनेक्ट है। जब ए पर कनेक्ट है तो एक चिट्ठा मतलब कितना चिट्ठा हो जाएगा, दो चिट्ठा। बीटा को क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसका इसमें इस वाले एंगल में चर्चा ही नहीं है। अगर सी की चर्चा होती तो यहाँ पर हम बीटा भी लेते। बात समझ में आ रहा है। अगेन में चल रहा है त्रिभुज ए ओ आई से, मतलब ए ओ आई सिर्फ इतना ही चल रहा है, ना कि बीच वाला चल रहा है, इसलिए अल्फा प्लस थीटा। अब यहाँ के बाद देखिए गामा इज इक्वल अल्फा प्लस 2 थीटा। बात समझ में आ रही है आप सबको। यहाँ के बाद देखिए आपको पहले से थीटा की वैल्यू पता है ना कि बीटा माइनस क्या होती है, अल्फा होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो गामा इज इक्वल अल्फा प्लस 2 इनटू थीटा की वैल्यू क्या है जी, बीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ से हम लोग बीटा माइनस अल्फा कर देंगे, ठीक है।
आपको तो मल्टीप्लाई करना आता ही होगा कि नहीं आता है? नहीं आता तो कमेंट कीजिए कि वो भी सिखाइए, तो वो भी सिखाएंगे, ठीक ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा और -2 अल्फा। यहाँ तक में कोई डाउट है? अब यहाँ के बाद देखिए, आप सबको बचपन में तो जोड़ घटाव पढ़ने किए होंगे जी, बताओ तो जरा सा। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं 6 - 8। अच्छा बताओ 6 - 8 कितना होगा? तो कितना आएगा? तो कितना लोग खाली कहेगा 2, मूर्खों नहीं समझ, तो पटक पटक के मारेगा खोजता। अब बताओ जी कैसे यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। तो यहाँ पर अंतर यही है कि ये प्लस का 8 है, यहाँ पर माइनस का 6 है। जनरली ये सब हम लोग बचपन में बहुत पढ़ते थे, बड़का में से छोटा घटा देंगे बस, लेकिन कभी बार छोटका में से बड़का का घटाना रहेगा तो कुछ ही करेंगे भाई। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना, बड़का रहे चाहे छोटका रहे, डायरेक्ट आपको माइनस दिख जाए तो आप एक ही बात ध्यान में रखिए, सिर्फ हमको घटाना है। अब घटाने के बाद फिर आएंगे वो माइनस में होगा कि प्लस में होगा, ठीक ना। बाद में सोचेंगे कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये बाद में सोचना, पहले घटा लीजिए। अब 8 में से 6 घटा तो 8 में से 6 घटाइए, आएगा कितना? 2। अब बात ध्यान दीजिए, ये दोनों में से बड़ा के है जी, तो ये दोनों में से बड़ा 8 है, तो 8 के आगे जौनची के सिंबल है वो वाला लगा देंगे। अब इसमें भी देखिए ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो कहे कि 8 है, तो 8 का कुछ हो ना, तो ले करो आगे कुछ हो ना। बस समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? अगर मान लीजिए कितना लड़कन को इसी को हम ऐसे दे दें तो वो लड़का कंफ्यूज कहे कि ये क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ऐसे आ जाए तो आपको बताएं कि अगर कहीं पर एक जगह माइनस दिख जाए तो आपको तो हर हालत में घटाना है। चाहे इसी को ऐसे लिखो, 2 को आगे ले आओ, -3 को आगे कर, बतिया दोनों एक ही चीज लिखा है, लेकिन क्या कि समझे के फेरा कितना का लगेगा, दोनों अलग अलग चीज, लेकिन दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ पर देखिए -3 में से 2 को क्या करना, जोड़ना है। -3 में 2 को जोड़ना, तो माइनस हम बताएंगे जैसे ही माइनस दिख जाए 1, मतलब कि जैसे माइनस दिखे आप घटाइए, बड़के में से छोटा घटाइए, 3 में से 2 को घटाइए तो क्या आएगा 1। आई दोनों में से जो बड़ा है 3 बड़ा था, 3 के आगे जो चीज सिंबल वो दे दीजिए। ये दोनों में से बड़ा छोटा सा मतलब माइनस दिख गया, घटाना है 1। अब ये दोनों में से बड़ा के ये 3 हो रहा था, 3 के आगे वाला सिंबल दे देंगे। बात समझ में आ रहा है आप सबको? यही बात कितना लोगों को समझ नहीं आता, और यहाँ पर कहा कि कैसे, तो यहाँ पर समझाने के लिए हम इतना बात बताएं। यहाँ पर देखिए आप लोग समझ के, गामा है तो गामा, देखिए यहाँ पर 2 अल्फा है, यहाँ पर 1 अल्फा है। अब यहाँ उसी तरह से एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर मैं कहूँ कि x है और यहाँ पर -2x है, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x है, तो 1x है तो इसके आगे कुछ नहीं रहता, तो मान लेते हैं कि ऐसा 1 है। अब बताइए इसको माइनस, जब माइनस दिख जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि हर हालत में घटाना है। तो बताइए तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 तो बचेगा ना। 2 को x में से 1 को x जाएगा तो 1 को तो x बचेगा। अब बात आता है कि प्लस में कि माइनस में, तो ये दोनों में से बड़ा के 2 वाला तय करा के जो निशान है वो निशान दे देंगे। उसी तरह से यहाँ पर घटा लेते हैं, घटाएंगे ये दोनों में से तो क्या आएगा, क्या आएगा जी? 2 को अल्फा में से 1 को अल्फा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस अल्फा। पहले इसको क्या करते हैं 2 बीटा प्लस लिख देते हैं और माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ के बाद देखिए, देखिए यहाँ पर गामा है तो गामा, अल्फा इस तरफ माइनस में तो इस तरफ लाओ ना जी, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में अल्फा हो जाएगा इज इक्वल 2 बीटा। अब यहाँ के बाद देखिए 2 बीटा को इधर कर रहे हैं और अल्फा प्लस गामा को क्या कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, ठीक ना। तो 2 बीटा को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 बीटा इज इक्वल गामा प्लस का अल्फा, ठीक है। इस तरह से हम लिखें, यही चीज यहाँ पर भी लिखा हो, खाली इसको इधर कर दें, इसको क्या कर दें इधर कर दें, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए, यहाँ पर से कुछ एक बात मैं लिखूंगा, यहाँ से ही समझना है बहुत। यदि अल्फा बीटा तथा गामा का मान बहुत कम हो, का हो जी? बहुत कम हो, तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी
स्थिति में tan या sin थीटा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम कहें यहां पर यदि अल्फा बीटा तथा गामा की वैल्यू मान बहुत कम हो तो ऐसी स्थिति में tan थीटा या तो sin थीटा का यूज करेंगे। आप दोनों पर यूज करके बनाइएगा, आंसर बिल्कुल परफेक्ट मैच करेंगे। लेकिन साइन पे जाइएगा, बहुत लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। एक पेज में जो अगर tan पे बनेगा तो वो 2 पेज में बनेगा, क्योंकि कैलकुलेशन उस पे ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग tan यूज करते हैं, आप भी tan ही यूज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ के बाद देखिए, तो यहाँ पर 2 बीटा है तो 2 लिखेंगे और tan बीटा कर देंगे। 2 tan बीटा बराबर है तो बराबर tan गामा प्लस tan अल्फा। ठीक है, ये आपको कंडीशन यहाँ पर याद रखना होगा कि क्यों काहे यहाँ पर tan आया। तो कम जब इसका मान हम मान रहे हैं कि ऐसा कम कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो है बहुत ना के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग tan या sin का यूज करेंगे। हम tan का यूज किए हैं, आप भी tan ही का यूज करें। ठीक, अब यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद देखिए 2 tan बीटा। अब बताइए तो बहुत पहले 10वीं में पढ़े होंगे, चाहे 11th में भी पढ़े होंगे, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर। आप लोग ये शुरू में पढ़े थे कि नहीं 10वां? और नहीं पढ़े तो यहाँ पर एक बॉक्स में बंद करके रखिएगा, इसका यूज होने वाला। 2 है तो 2 लिखेंगे। अब बताइए tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर, लंब बटा आधार होता है। यहाँ पर लंब बटा आधार कीजिएगा आप लोग, लंब बटा आधार। ठीक है, बराबर है तो बराबर tan गामा के लिए इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। tan अल्फा के लिए इसका क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। ठीक है, अब यहाँ के बाद बात आता है कि 2 है तो 2 तो ठीक है। लंब कहां से लावे? तो बीटा है जी। क्या है? बीटा। तो फिगर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बीटा को पहले कस के पकड़िए, बीटा को क्या कीजिए? कस के पकड़िए। बीटा कहाँ है? मैंने कहा क्या ये बीटा न है, तो बीटा को क्या कीजिए? कस के पकड़िए। बीटा कहाँ पर है? यहाँ पर। चलो यहाँ पर आओ, इसको कस के पकड़े यहाँ पर। और जितना भी सारा है ना, इसमें लंब का जो काम करेगा ना वो एपी करेगा। देखिए तो इस तरह से नहीं लग रहा, लंब की तरह नहीं लग रहा कि लंब की काम कर रहा है। यहाँ से यहाँ देखिए तो लंब पूछ रहा है, और बीटा के लिए लंब पूछ रहा है। तो बीटा को पहले कस के पकड़ेंगे तो एपी तो हो जाएगा, सबके लिए लंब का काम वही करेगा। और बीटा जहां है वहां से वहां की आधार हो जाएगा, मतलब आधार क्या? बेस। तो पी से सी, तो लंब का काम कौन करेगा? एपी करेगा इसमें, और आधार कौन हो जाएगा? पीसी। पीसी क्यों? क्योंकि बीटा की वैल्यू है ना, तो पीसी इज इक्वल लंब का काम कौन करेगा? एपी करेगा। अब बताइए तो ये वाला वैल्यू जो बीच वाला है किसके लिए है? गामा के लिए ना लिखे हैं, तो गामा कस के पकड़िए कि गामा कहाँ है रे भाई? यहाँ। पी से आई की दूरी को, तो आधार कुछ हो जाएगा पी आर, प्लस तो प्लस, लंब वही हो जाएगा एपी। और ये वाला जो लंब बटा आधार क्या लिखे हैं? गामा के लिए ना, तो गामा सबसे कहाँ है? ये वाला पॉइंट है ना, तो ये वाला पॉइंट पी ओ। यहाँ तक में कोई दिक्कत है समझे में? परेशानी है? बड़े समझते हुए चलेगा। अब यहाँ के बाद आता है कि सबकी वैल्यू लिखना है, तो थोड़ा सा पहले वैल्यू लिखने से पहले आप लोग चिन्ह परिपाटी समझिए। चिन्ह परिपाटी, ठीक है? कोई भी दर्पण हो, अगर P वाला पॉइंट से अगर इधर में है मापेंगे, चाहे P वाले पॉइंट से अगर नीचे में है चलेंगे, तो नेगेटिव इसका होगा वैल्यू। इसका वैल्यू जितना भी आएगा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर P वाले पॉइंट से इधर जाएंगे, चाहे P वाले पॉइंट से ऊपर की ओर जाएंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आप लोग चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे, न्यूमेरिकल बनाते होंगे तो आप लोग पढ़े, और नहीं पढ़े तो यहाँ पर समझिए। अगर कोई अवतल दर्पण है, अगर P बिंदु से इधर की ओर, चाहे P बिंदु से नीचे की ओर जा रहा है, तो उसका वैल्यू क्या? नेगेटिव। अगर P बिंदु से इधर जा रहा है या तो ऊपर जा रहा है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब यहाँ के बाद देखिए 2 है तो 2,
अब बताओ जी एपी के वैल्यू है कुछ, है कि नहीं है? एपी का वैल्यू है कि नहीं? तो एपी का वैल्यू नहीं है तो एपी का तो एपी लिखेंगे। पीसी, पी से सी की दूरी को वैल्यू देखो, पी से सी के सामने वाला को कुछ कहते हैं स्मॉल आर, तो स्मॉल आर तो लिखेंगे लेकिन कहां से कहां जा रहा है? पी से सी की ओर ना, तो पी से सी की ओर जाने तो बताया था अगर पी से इधर में जाएंगे तो वैल्यू कुछ लेके चलना, नेगेटिव लेके चलना, कुछ लेके चलना है नेगेटिव, तो नेगेटिव यहां पर लगा लेंगे -7। कितना यही लोग यहां पर लगाता है जो ई वाला बतिया नहीं समझ ले रहा था, चिन्ह परिपाटी नहीं समझ में रहेगा तो -r डायरेक्ट लिख देंगे, तो कहे कहां से आ गया -r, यहां पर तो खाली r लिखी ना सर और आ गया यहां पर -r, तो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर चिन्ह परिपाटी आप चाहें तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अगर यहाँ से इधर मापेंगे तो नेगेटिव, इधर से इधर मापेंगे तो पॉजिटिव, ठीक ना? ये चिन्ह परिपाटी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब देखिए एपी की वैल्यू है नहीं, एपी की वैल्यू तो पी आई, तो पी आई को देखे जरा, पी से आई, तो पी से आई तो हम लोग क्या कहते हैं भी, तो पहले तो यहाँ भी लिख लेंगे हम आराम से, लेकिन पी से कहाँ चल रहे हैं आई, बताया कि इधर से इधर तो नेगेटिव वैल्यू, इधर से इधर चल रहे तो क्या नेगेटिव की वैल्यू, प्लस है तो प्लस, एपी की वैल्यू है नहीं, रहने देंगे। पीओ जरा सा पीओ देखिए तो पीओ, पीओ जो है कहां से कहां, पीओ की वैल्यू क्या है यू, तो यहाँ पर यू लिख देंगे, और यू लिखने के बाद यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है किधर से किधर, पी से कहां इधर ना, लेफ्ट में चलेंगे तो माइनस लगाएंगे, बात समझ में आ रहा है आप सबको? यहाँ के बाद देखिए आप लोग क्लास 8 में, 7 में, 9 में, 10 में, 11 में भी पढ़े होंगे, मतलब 7 से इसका शुरुआती हो जाता है कि कभी भी आपको नीचे माइनस दिख जाए तो नीचे माइनस को नहीं रखना, कभी भी नीचे माइनस को नहीं रखना। आप लोग 7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि जब भी नीचे माइनस रहे तो उसको ट्रांसफर कहां कर दें, ऊपर कर दें। तो इस वाले माइनस को 2 है तो 2 माइनस 2 है तो 2 लिखेंगे इनटू माइनस एपी बटे आर, माइनस को कहां कर दिए ऊपर कर दिए, इसमें भी वही हाल माइनस एपी बटे बी। अब बताइए माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस तो आप लोग पढ़े होंगे माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस एपी बाई यू। कोई डाउट है यहां तक में? और डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है? अब यहां के बाद देखिए, अब यहां के बाद देखिए 2 है तो 2, इंटू है तो इंटू, माइनस एपी है तो एपी बटे आर है तो आर भी रहने दे, थोड़ा सा स्मॉल लिखना पड़ेगा फिर नहीं हटेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा हमको, एपी बाई आर, ठीक है? एक बात आपको डाउट लग रहा है कि दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन है, एपी तो एपी कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, तो माइनस अगर एपी बाहर निकाल देंगे तो एपी की जगह कुछ नहीं बचेगा तो एक तो बचे करेगा सगरू, और जब माइनस को बाहर निकालेंगे तो एक बात तो आप लोग पढ़ेंगे, जो माइनस को अगर कॉमन लेते हैं तो जो माइनस वाला होता है क्या होता है प्लस हो जाता है, प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा 1/b प्लस 1/u। कोई डाउट है? कारण कि हम बताएं कि माइनस जब कॉमन ले लेंगे यहाँ से जब माइनस से निकल जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो प्लस से ना बचेगा, तो प्लस वाला यहाँ लिख दिए, एक रो यहाँ निकाल दिए, एपी निकाल दिए, तो एपी के जगह पर कौन है एक आ गया, और माइनस तो बाहर ही आ गया तो प्लस का ना बचेगा, इसीलिए यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए माइनस से माइनस को काट देंगे, एपी से एपी को काट देंगे, बात समझ में आ रहा है आप सबको? अब 2 से इधर कुछ नहीं बचेगा तो 1 तो बचेगा ना, तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई करो 2/r इज इक्वल 1/b प्लस 1/u, ठीक है? अब अभी हम लोग गोलीय दर्पण में सिद्ध किए थे पिछला अवकल दर्पण में कि f बराबर का होता है r/2 होता है, तब b नोट दैट हम लोग जानते हैं कि f बराबर का होता है जी r/2, तो एक का नीचे कुछ नहीं है तो एक तो छुपल है ना, तो r को 1 से गुना करो तो क्या होता है रे r होगा, और 2 से f में गुना करो तो 2f। देखिए तो यहाँ पर मतलब एक बात इससे स्पष्ट हो गया कि r के बराबर कौची है 2f है, r के बराबर कौची है 2f है, तो बताइए तो 2 है तो 2 और r के जगह पर 2f लिख दे तो कोई नाइंसाफी हो जाएगा, 1/b प्लस 1/u, 2 से 2 गया घर में तो बच गया क्या 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ठीक है? यही हमको लाना था सिर्फ के ऊपर। देखिए क्वेश्चन में
तो इस डेरिवेशन को समझने के लिए हम बताएं, एक एक डाउट को क्लियर करते हुए चले, धीरे धीरे आराम से समझाएं और समझाने की पूरा कोशिश किया। आप सबको उम्मीद है कि आप सबको अच्छा समझ में आया होगा। अगर कहीं पर डाउट टाइप से आता है तो आप बताइए कि यहाँ पर डाउट आ रहा है, तो उसको हम लोग कभी भी कवर थोड़ा सा जिक्र करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में क्या कीजिए, जो पढ़ रहे हैं क्लास 12 में 10th में, ये दोनों में काम आएंगे। क्लास 10 के लिए बच्चों के लिए भी है, 12 के लिए, क्योंकि 10th में भी पढ़ना है 12th में भी पढ़ना है, तो ये दोनों के लिए काम आना है। तो 10th में भी जो पढ़ते हैं और 12th में भी पढ़ते हैं, जिनके पास जो पढ़ रहे हैं साल 2022 में एग्जाम देंगे, उनके पास इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।